नमस्कार फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने आपसे बात किया हुआ है कि न्यूज़पेपर के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे वो हम आपको यहाँ पर कवर अप कर रहे होंगे, जो न सिर्फ आपके 17th बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, बल्कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी हम लोग यहाँ 4-6 बातों को जान रहे होंगे। ये आर्टिकल आज के दैनिक जागरण में आ रखा है और इसका हेडिंग है परस्पर हितों की रक्षा से ही बनेगी बात, भारत को अपनानी चाहिए असली मुद्दों पर मोल भाव की रणनीति। ये आर्टिकल है टोटल, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस आर्टिकल में बेसिकली इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मध्य जो भी जियोपॉलिटिक्स के क्षेत्र में हाल फिलहाल में उथल पुथल हुई है उसको इस आर्टिकल में डील किया गया है और बताया गया है कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनको भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की यूएस यात्रा के पहले अगर सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो चीज़ें दोनों देशों के लिए फिर बहुत अच्छी नहीं होंगी। ठीक है, ये हम सारे लोगों को पता है कि नरेंद्र भाई मोदी कहाँ गए हुए हैं, तो फ्रांस में एआई शिखर बैठक की सह अध्यक्षता करने के लिए गए हुए हैं। ठीक है, एआई के इथिकल यूज को लेकर के एक एपेक्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया है, तो फ्रांस में, और इसी की सह अध्यक्षता भारत फ्रांस के साथ करने वाला है। इसके बाद वो आपको अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे और इंडो यूएस रिलेशंस को लेकर के ही ये आर्टिकल आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, पहला लिख रखा है कि ट्रंप ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले उन देशों पर निशाना साधना शुरू किया जहां से बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी आ रहे हैं और जिनके साथ व्यापार घाटा हो रहा है। ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को हम लोग व्यापार घाटे की संज्ञा देते हैं, राइट। और आज के समय में अगर बात किया जाए तो 2022 का जो आखिरी डेटा है उसके अनुसार यूएसए और इंडिया के मध्य टोटल ट्रेड था 191 बिलियन यूएसडी का। इन 191 बिलियन यूएसडी में से भी लगभग 118 बिलियन यूएसडी का भारत एक्सपोर्ट करता है और लगभग 73 बिलियन यूएसडी का आपको इंपोर्ट होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। हम लोगों को ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि आज के समय में अमेरिका और चाइना इंडिया के दो सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं और अमेरिका और इंडिया के मध्य जो व्यापार है उसका संतुलन भारत के पक्ष में है। बिकॉज अभी हम लोगों ने जाना कि व्यापार घाटा होता है आपको एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और अमेरिका के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत को 73 बिलियन यूएसडी की चीज़ें भेज रहा है और आयात कर रहा है लगभग 118 का, तो डैट मीन्स लगभग 45 बिलियन यूएसडी का वार्षिक घाटा उसको भारत के साथ व्यापार में हो रहा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें बता रखा है कि मैक्सिको और कनाडा पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है, परंतु चुनाव प्रचार में टैरिफ किंग की संज्ञा देने के बावजूद भारत पर व्यापार टैरिफ की जगह अवैध प्रवासियों के लिए निशाना साधा गया। ठीक है, टैरिफ क्या होता है, अगर किसी देश से आने वाले आयात और निर्यात के ऊपर अगर हम कर आरोपित करते हैं ताकि उस देश के जो प्रोडक्ट हो हमारे देश में महंगे हो जाए तो उसको हम टैरिफ की संज्ञा देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी स्टील इंडस्ट्री बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रही है, हमारा स्टील इसलिए नहीं बिक पा रहा है क्योंकि वो चीन के आयातित स्टील से महंगा है, तो चीन के स्टील के ऊपर कुछ हम आपको टैक्सेस लगा देंगे और उन्हीं टैक्सेस को फिर टैरिफ की संज्ञा दी जाती है। तो इस आर्टिकल में बेसिकली बताया गया है कि दो मैक्सिको और कनाडा पर 25% और चीन के साथ 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया, लेकिन इंडिया के ऊपर ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है। हाउएवर, इंडिया के ऊपर निशाना साधा गया है अवैध प्रवासियों को लेकर। ठीक है, अमेरिका में मैक्सिको और अल सल्वाडोर के बाद सबसे बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी भारत से ही जाते हैं। ठीक है, मैक्सिको चूंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ सीमा साझा करता है, दोनों के मध्य प्राकृतिक सीमा निर्धारण का काम रियो ग्रांडे नाम से एक नदी भी करती है।
एग्जाम में पूछते हैं कि अमेरिका और मैक्सिको के मध्य कौन सी नदी आपको प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो रियो ग्रांडे। इसके अतिरिक्त एल साल्वाडोर की बात की जाए तो एक ये सेंट्रल अमेरिकी कंट्री है, और सेंट्रल अमेरिकी कंट्री ये यहाँ से भी बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी अमेरिका जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप मैप में देखेंगे ना तो होंडुरास के पास, ठीक है, या ग्वाटेमाला के पास आपको एल साल्वाडोर दिख रहा होगा। तो अमेरिका में ऐसा माना जा रहा है कि तीसरी सबसे बड़ी संख्या अवैध प्रवासियों की भारत से है, और अमेरिका में अब भारतीयों की संख्या लगभग 50 लाख हो रखी है, और ऐसा माना जा रहा है कि इनमें से लगभग 7,25,000 लोग ऐसे हैं जो या तो बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे हैं, या अवैध मार्गों से घुसपैठ करके आए हैं। आजकल ये टर्म आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा, काफ़ी चर्चा में है। अगर किसी आपको संपन्न देश में कोई डिप्राइव्ड देश से लोग घुसते हैं विभिन्न येन केन प्रकारें दूर दराज के आपको परिस्थितियों को इस्तेमाल में लाकर, दूर दराज के रास्तों को इस्तेमाल में ला करके, तो उसके लिए वो कैब इस्तेमाल में लाया जाता है डंकी रूट, ठीक है। तो डंकी रूट क्या होता है ये आपसे एग्जाम में पूछ देंगे। डंकी रूट बेसिकली किसी देश में आपको येन केन प्रकार से अवैध रास्तों से घुसने का प्रयास है, ठीक है। अच्छा, इसका एक रीजन कि इंडियंस बड़ी संख्या में आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रह रहे हैं, इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ा है। भारतीय ओरिजिन के बहुत सारे लोग विदेशों में रहते हैं। आज के समय में माना जाता है कि भारतीय जो डायस्पोरा है वो लगभग 3.5 करोड़ का है, मतलब 3.5 करोड़ भारतीय विदेशों में किसी न किसी रूप में रह रहे हैं। उनमें से भी लगभग 1.5 करोड़ लोग एनआरआईज हैं और 2 करोड़ लोग भारतीय ओरिजिन के हैं। ऐसे लोग जो फॉर द टाइम बीइंग इंडिया के सिटीजन नहीं हैं, लेकिन उनके दादा परदादा, उनके 2-3 जनरेशन पहले, 1 जनरेशन पहले लोग आपको विदेश गए और परमानेंटली वहीं पर सेटल हो गए, ठीक है। तो 3.5 करोड़ लोग आपको इंडियन आपको विदेशों में सेटल्ड हैं, और उनका एक बड़ा संख्या ऑब्वियस सी बात है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी देखने को मिलेगा। अच्छा, भारत से गए अवैध प्रवासियों को अभी अमेरिका ने निकाला है, ये खबर हम सारे लोगों ने पढ़ी ही है। और सबसे बुरी चीज़ ये थी कि सेना के विमान में इन लोगों को भेजा गया और बेड़िया हथकड़ियाँ पहना करके भेजा गया, बिकॉज अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं उनके प्रमुख चुनावी वादों में से एक वादा ये भी था कि अवैध प्रवासियों को हर हाल में उनके वास्तविक देश में हम ढकेल करके ही रहेंगे, ठीक है। तो ये अवैध प्रवासी 104 लोगों को लेकर के यूएस की सेना का एक विमान आपको इंडिया आया। किस जगह पर? अमृतसर में आया, और अमृतसर के इसी आपको हवाई अड्डे पर अमेरिका का C-17 ग्लोब मास्टर विमान 104 भारतीयों को लेकर के आया, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे कितने भारतीयों को निर्वासित किया गया, बाहर निकाला गया 104। किस जगह अमेरिका किस एयरपोर्ट पर इन लोगों को भेजा? अमृतसर में। और अमेरिका का कौन सा वो जहाज था जो इन सारे लोगों को लेकर के आया? तो C-17 ग्लोब मास्टर था। इसके अतिरिक्त आपको ये भी जानना चाहिए कि आपको अमृतसर का जो हवाई अड्डा है उसका नाम रखा गया है गुरु रामदास जी के नाम पर, ठीक है। सिखों के ये गुरु रहे हुए हैं, ठीक है। तो हालांकि अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने को लेकर के ह्यू एंड क्राई मचाया गया भारतीय मीडिया के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, लेकिन इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि भारत से गए अवैध प्रवासियों को अमेरिका ने पहली बार निकाला। पिछले साल ही 1000 से अधिक भारतीयों को निकाला, ठीक है।
उसके अतिरिक्त 2018 से 2023 के मध्य 5500 भारतीयों को निकाला। हाँ, इस बार आपको गलत ये किया गया कि बेड़ियां हथकड़ियां पहना करके जहाज में उन लोगों को बिठाया गया। इन 104 लोगों में से 13 नाबालिग बच्चे थे, तो कम से कम उनके ऊपर इतना दया दृष्टि दिखाना चाहिए था। ये लोग कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं थे। वैसे भी अगर क्रिमिनल भी होते तो जहाज से कूद के कहीं भाग नहीं सकते थे, तो कम से कम ये अमानवीय चीज उनके साथ नहीं की जानी चाहिए थी। अगला चीज कि किसी भी देश में अवैध मार्गों से घुसपैठ अपने आप में एक गंभीर अपराध होता ही है। इवन भारत भी बार बार बांग्लादेश को अक्यूज करता है। बांग्लादेश के साथ हम लोग सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा साझा करते हैं, विच इज 4096 किलोमीटर। हम लोग बार बार अक्यूज करते हैं कि वहां से अवैध घुसपैठिए इंडिया में आते हैं और कम पैसे पर ही काम करने को तैयार हो जाते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं भारतीयों के रोजगार की हानि होती है। तो अवैध मार्गों से घुसपैठ अपने आप में एक बड़ा गंभीर अपराध तो है ही। भारत जैसा बड़ा देश भी न तो इसका बचाव कर सकता है और न ही इसको बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, जैसे हम रोहिंग्याओं से परेशान हैं, बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों से परेशान है, सेम स्टोरी इज एप्लीकेबल विथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो भारत ने अपने अवैध प्रवासियों को वापस लेने में पूरा सहयोग देने की पेशकश तो की, लेकिन भारत जैसे स्वाभिमानी देश को यह भी गंवार नहीं हो सकता है कि सहयोग की पेशकश के बावजूद उसके नागरिकों को बेड़ियां हथकड़ियां पहनाकर सैनिक विमानों से भेजा जाए। C-17 ग्लोब मास्टर से आप नहीं भेजते, किसी सामान्य नागरिक विमान से भेजते हैं, और बेड़ियां हथकड़ियां पहनाने को कहीं से भी अच्छा नहीं समझा जा सकता है। यूनाइटेड नेशन का जो 1948 का ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है, उसका कहीं ना कहीं ये आपको वायलेशन है। इसके अतिरिक्त जो भी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। यहाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है कि इस चीज को एडवर्टाइज भी किया गया कि भैया हम लोग अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को बाहर फेंक रहे हैं। जैसे अमेरिकी सीमा पेट्रोल के प्रमुख जो माइकल बैंक्स हैं, उन्होंने उसका वीडियो बनाकर भी पोस्ट किया, जिससे भारत में राजनीतिक बवाल होना स्वाभाविक था। ठीक है, ये तो एग्जाम में नहीं पूछना चाहिए कि अमेरिकी सीमा पेट्रोल के प्रमुख माइकल बैंक्स कौन है, बट अभी तक जितनी चीजें हम लोगों ने देखी, C-17 ग्लोब मास्टर हो गया या अमृतसर हवाई अड्डा हुआ, ये सारी चीजें पूछ सकती हैं। प्राइमा फेसी जो भारत के विदेश मंत्री हैं, एग्जाम में पूछ देंगे कौन है, तो S जयशंकर। उन्होंने इसे निर्वासन की स्थापित अमेरिकी प्रक्रिया बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन जब आक्रोश बढ़ा, विपक्ष ने इस चीज को लेकर के इशू क्रिएट किया, या मीडिया में बहुत प्रमुखता से बड़े बड़े आर्टिकल्स छपे, प्रिंट मीडिया ने बड़ी सारी बातें की, तो विदेश सचिव जो कि विक्रम मिस्त्री साहब हैं, उनको सफाई देते हुए स्वीकार करना पड़ा कि भारत ने अपने अमेरिकी सरकार के समक्ष अपने नागरिकों के अपमान का मुद्दा उठाया है, और ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि हाल फिलहाल में ब्राजीलियन नागरिकों को भी वापस भेजा गया, और तब ब्राजील सरकार ने भी अपना विरोध दर्ज कराया था। तो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग हर हाल में ब्राजील से ज्यादा सशक्त है, तो अगर वो लोग ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सकते हैं, विरोध दर्ज करा सकते हैं, तो हम लोगों को तो कराना ही कराना चाहिए। कोलंबिया के वामपंथी राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो, ये काफी चर्चा में रहते हैं। पहला चीज जानेंगे कि साउथ अमेरिका में कौन सा देश रशिया की तर्ज पर वामपंथी है, तो वो कोलंबिया है, और उनके राष्ट्रपति का नाम है गुस्तावो पेत्रो। ये आपसे किसी न किसी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ देते हैं। इवन वो इतना नाराज हुए थे कि अमेरिकी सैनिक विमान को अपनी धरती पर उतरने को प्रभुसत्ता का अतिक्रमण बता दिया गया, और विमान को उतरने तक नहीं दिया गया कि हम बिना बताए आप मेरी जमीन पर लैंड नहीं कर सकते हैं। वो बाद की चीजें होंगी कि भैया वो अवैध रूप से आपके देश में रह रहे थे, हमारे सिटीजन हैं या नहीं है, बट बिना बताए हुए आप इस तरीके से मेरे देश में लैंड नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अमेरिका से सारे देश तो थोड़ा डरेंगे ही, कोलंबिया जैसा छोटा देश तो बिल्कुल डरेगा। बाद में ऊंचे टैरिफ की धमकी से घबराकर उसने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए अपने विमान भेज दिए कि ठीक है, आपके विमानों को हमने यहाँ लैंड नहीं करने दिया, बट जिनको भी आप अवैध बता रहे हैं उनको लेने के लिए हम ही आपके यहाँ आ जाते हैं। मैक्सिको, कनाडा, चीन और कोलंबिया के खिलाफ ट्रंप की आवेश भरी घोषणाओं के बाद से इस घटनाक्रम को देखा जाए तो मामूली मोल भाव के बाद ट्रंप ने अपने कदम रोक लिए या वापस ले लिए। ऐसा लगा ना कि ट्रंप करने से ज्यादा दिखाना चाहते हैं अपने लोगों को कि भैया जो भी चुनावी वादे मैंने किए थे उनको एग्रेसिवली हम फुलफिल करना चाहते हैं।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो सनसनीखेज घोषणाएं वो करते रहते हैं, उसी पर वो एक दिखाना चाहते थे दुनिया को कि उन चीज़ों को लेकर के हम सीरियस हैं, और वास्तविक काम से ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको एक दिखावा था। भारत ने अमेरिका के साथ उत्तरोत्तर प्रगाढ़ होते संबंधों की खातिर संयम से काम लेकर सही काम किया। मीडिया चाहे कितना भी बोले, लेकिन हम लोगों ने कोई ऐसा बहुत भड़काऊ बयान विदेश मंत्रालय की तरफ से नहीं आया या भारतीय सरकार की तरफ से नहीं आया, विच इज सच अ गुड थिंग। दूसरा चीज़ कि गीदड़ भभकी से डराकर मोल भाव की बाजीगरी के इस खेल की हकीकत अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार कनाडा, मैक्सिको और चीन समझ चुके हैं, और बाकी दूसरे देशों को भी समझना चाहिए कि अमेरिका बस आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहता है। अगर अवैध प्रवासियों की बात करें तो ये सही में अमेरिका के लिए बड़ा मुद्दा है। अमेरिका में उनकी संख्या 1 करोड़ से अधिक पहुंच गई है, और वहां की पुलिस औसतन 2000 लोगों को रोज पकड़ रही है, और उनमें से अधिकांश पर्याप्त संसाधनों के अभाव में वापस नहीं भेजे जा रहे हैं। और इसीलिए ट्रंप साहब, चूंकि उनके चुनावी वादों में ये चीज़ शामिल थी, सैनिक विमानों और अतिरिक्त अफसरों को भी इस काम पर लगा रहे हैं। ये अलग बात है कि सैनिक विमानों से अवैध रूप से रह रहे लोगों को वापस भेजने की जो लागत है ना, वो नागरिक विमानों के मुकाबले लगभग 9 गुना अधिक आ रही है। ठीक है, यहाँ पे भी लिख रखा है 9 गुना 10 गुना, ऐसा ही डेटा आपको मीडिया में मिलेगा कि 10 गुना अधिक खर्च करना पड़ रहा है नागरिक विमानों की तुलना में। और दूसरा, अगर केवल लोगों को बाहर अपने प्लेन से भेज देने से ये समस्या रुक जाती, तो 3000 लोगों को भी अगर डेली वापस भेजा जाए ना, तो अगर 1 करोड़ लोग अवैध रूप से वहां रह रहे हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को करने में 10 साल लग जाएंगे। ठीक है, आप खुद सोच के देखिए, 3000 लोग एक दिन में, साल में 300 दिनों तक भी अगर आपने ये प्रक्रिया अपनाई तो ये कुल 9 लाख हुए, और तब इस हिसाब से 90 लाख लोगों को बाहर निकालने में आपको 10 साल लग रहे होंगे। ठीक है, तो लग रहा है जैसे कि मतलब बस ये एक शब्दों की बाजीगरी है, बस दिखाया जा रहा है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हैं। उन्हीं की देखा देखी ब्रिटेन में जो सुनक सरकार है, उसने भी अवैध मार्ग से आने वाले शरणार्थियों की बाढ़ को रोकने के लिए उनको रवांडा भेजने की योजना बनाई थी। ठीक है, तो ब्रिटेन तो पिछलग्गू है ही इनका, और जैसा अमेरिका करता है वैसा आपको ब्रिटेन भी करता है। वहां की सुनक सरकार ने रवांडा भेजने की आपको योजना बना रखी थी। अच्छा, ट्रंप अगर इस चीज के लिए ह्यू एंड क्राई मचा रहे हैं कि भैया व्यापार घाटा हमारा भारत के साथ बहुत है, लगभग 45 बिलियन यूएसडी, तो उसका अगर समाधान चाहिए होगा तो इसके लिए दोनों पक्षों को ओपन माइंडेड होकर के बैठना होगा टेबल पर। भारत आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से नई रक्षा और क्रिटिकल तकनीक का सामान और गैस खरीद के बदले कर सकता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसमें अमेरिका हम लोगों के साथ आए, बात करे। हम लोग भी उनकी अच्छी अच्छी डिफेंस टेक्निक को लेना चाहते हैं। गैस के बड़े आपको सप्लायर्स में से अमेरिका है, तो यहां हम लोग बात कर सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम आपको बिजनेस, अमेरिका को इंडिया इसलिए चाहिए ताकि हिंद महासागर क्षेत्र में हम लोग चीन के विस्तार पर अंकुश लगा सके। हम लोग कहने का मतलब इंडिया और अमेरिका दोनों मिलके हिंद महाप्रशांत क्षेत्र में जितना हमको उनकी आवश्यकता है, उससे ज़्यादा उन लोगों को हमारी आवश्यकता है। अच्छा, लास्ट में इस आर्टिकल के बताया गया है कि अमेरिका बहुध्रुवीय व्यवस्था को स्वीकार कर रहा है। जैसे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, तो दुनिया में 2 ही सुपर पावर्स बच गई थी, एक तो यूएसए था और एक तो यूएसएसआर था, रशिया। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के दिन अब लद गए थे। कोल्ड वॉर के दिनों तक 1990 तक यही कहानी चली है। यूएसएसआर के टूटने के बाद आपको दुनिया पर एक छत्र राज किया है लगभग 15-20 सालों तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। लेकिन पिछले 10-15 सालों से जिस तरीके से स्ट्रांगली चाइना उभर करके आया है, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे की घंटी है। और साथ साथ इंडिया जैसे और भी बहुत सारे देश हैं जो अपने आप में स्ट्रांग हो रहे हैं, जिसके कारण बहुध्रुवीय व्यवस्था बनती हुई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिख रही है। ठीक है, हिंद प्रशांत और अरब सागर से लाल सागर तक के आपूर्ति मार्ग को भारत की मदद के बिना चीनी वर्चस्व से मुक्त नहीं रखा जा सकता है। और ये वही मार्ग है अरब सागर से लाल सागर वाला, जिससे न सिर्फ भारत को अमेरिकी सामान की आपूर्ति की जाती है सुएज कैनाल होते हुए, बल्कि आपको अन्य तमाम दक्षिण पूर्व एशिया या पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया तक सामान आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का आता है। ठीक है, आप इस
मैप में देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सामान ऐसे ऐसे आता है, भूमध्य सागर में एंटर करता है, फिर ऐसे स्वेज कनाल होता है, फिर रेड सागर यहाँ पर है, रेड सागर होते हुए गल्फ ऑफ अदन होते हुए फिर वो भारत आता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको सऊदी अरेबिया वगैरह तक भी यहीं से सामान, मतलब पश्चिमी एशिया के बहुत सारे देशों तक भी सामान की आपूर्ति यहीं से होती है। बर्मा, थाईलैंड, आसियान वगैरह या इवन ऑस्ट्रेलिया तक भी सामान पहुंचाने का रूट यही है। तो अगर इस रूट को स्टेबलाइज करना है, चीन के प्रभाव से मुक्त रखना है, तब आपको इंडिया की मदद लेनी ही लेनी होगी। ठीक है, ईरान के चाबहार बंदरगाह का मामला भी इसी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हम लोगों को पता है कि पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट का निर्माण कर रहा है चीन, और उसी को काउंटर बैलेंस करते हुए ईरान के चाबहार पोर्ट से हम लोग क्या करते हैं, उसको एक काउंटर बैलेंसिंग पोर्ट के तौर पर देख रहे हैं। ईरान के चूंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, ईरान को हमेशा अक्यूज करता है अमेरिका कि भैया तुम गुप्त रूप से न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहे हो। तो चीन, जो ईरान का चाबहार बंदरगाह है ना, उसके यूज को लेकर के इंडिया बहुत एंथुजियास्टिक है, और कहीं ना कहीं भारत को, अमेरिका को इसके लिए छूट भी देना पड़ा है। इवन आप लोगों को ये भी याद होगा कि ईरान और इंडिया इस चीज़ पे भी एग्री हो गए थे कि जो ऑयल का बिजनेस होगा ना, वो बिजनेस हो रहा होगा आपको भारतीय रुपीज में या ईरान की करेंसी में, ताकि यूएस डॉलर की अपर्याप्त आपूर्ति इसमें बाधा न बने। तो भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि ट्रंप प्रशासन उसे प्रतिबंधों के दायरे में न डालें और दोनों देशों के रिलेशंस अच्छे बने रहें। इसमें प्रीलिम्स के हिसाब से देखिए हम लोगों ने क्या सीखा कि व्यापार घाटा क्या होता है। अल सल्वाडोर देश के बारे में हम लोगों ने जाना। कौन सा यूएस का विमान भारत में कहां अवैध नागरिकों को लेकर के आया, उनकी संख्या कितनी थी, 104, ये जाना। अमृतसर पोर्ट में आया, ये जाना। और फिर हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से ट्रंप की जो एग्रेसिव पॉलिसीज हैं वो भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक तरीके से विकृतियां पैदा कर रही हैं। ठीक है, तो अगर बहुत हम लोगों को परेशान किया जाएगा, कंक्लूडिंग रूप से यही कहा जा सकता है, तो हम लोग भी क्या कर रहे होंगे, मेंस आंसर राइटिंग वगैरह में इससे संबंधित क्वेश्चन आए तो कि क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से दुनिया में एक टैरिफ वॉर शुरू हो गया है। मोस्टली आपको अमेरिका और चीन के मध्य, और इस पूरे सिनेरियो का भारत के लिए निहितार्थ क्या हो सकता है, भारत को इन चीज़ों को कैसे स्मार्टली टैकल करना हो सकता है। तो ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आए तो लिख सकते हैं आप कि भारत अपने बचाव के लिए अंतोगत्वा क्वाड को प्रेफरेंस देना शुरू कर देगा, क्वाड की जगह ब्रिक्स को प्रेफरेंस देना शुरू कर देगा। क्वाड जिसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 2004 में भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सी सुनामी आई थी, उसी के काउंटर में इस ग्रुप का आपको गठन किया गया। इसको आरंभ में बोला भी गया कि भैया डिजास्टर रिस्पॉन्स ये एक तरीके का गठबंधन होगा। तो अगर हमको परेशान किया जाएगा तो हम लोग भी बोलना शुरू कर देंगे कि ब्रिक्स हमारे लिए क्वाड के हिसाब के मुकाबले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ये आर्टिकल लंबा है, ये वीडियो थोड़ा लंबा है, बट आपके लिए इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर अप किया। इसको एक बार आप देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे हों उसको नोट डाउन करेंगे। कोई और एस्पेक्ट बताना हमसे छूट गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको अगर कोई सी चीज़ समझ में नहीं आई तो उसको लेकर के भी आप हमको एक मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग आर्टिकल को लेकर के। तब तक हैव अ गुड डे, हैव फन, और साथ साथ पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।